बोर्ड एग्जाम में आए हुए इन 5 क्वेश्चंस को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। यहाँ पर मैंने 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिनमें बच्चों को पेपर में दिक्कत आती ही है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी। कौन कौन सी? एक ए है एंड एक बी है। इसने कहा है दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ए का ट्रांसपोज आएगा -a, और अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालूं तो वो भी आपका -b आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रिजल्ट यहां पर यूज होगा या नहीं होगा। हमसे पूछा है कि ए बी डैश प्लस बी ए डैश, यानी ए बी का ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? तो हम इसका क्या काम करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं होल मैट्रिक्स का। ये एक टोटल मैट्रिक्स है ए बी डैश प्लस बी ए डैश, और इसका हम ट्रांसपोज पूरी मैट्रिक्स का लेते हैं। और हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं P प्लस Q और हम उसका पूरी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज। इस तरह से हमें ये रूल पढ़ा है। अब ये ट्रांसपोज दोनों पे इस तरह से चला जाएगा, A B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस B A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर हम एक रूल और देखेंगे। वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि अगर ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है हमें तो वो होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी ये उल्टे हो जाएंगे। पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। तो हम यहीं पर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये एक वाला ये पूरा खुल गया वाला, प्लस यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। और एक रूल और कहता है, एक रूल वो ये है कि ए डैश का अगर हम डैश निकालें, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, तो वो हमेशा ए आएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहां अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो होगी आपकी बी मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज तो वो बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो वो ए, और बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसे मैं इस तरह से लिख देता हूं, इस टर्म को पहले लिख दूं मैं लास्ट वाले को, ए बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज। अब अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज किया, यानी अब इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद वो आपका यही आया। तो इसका मतलब हमने एक रूल और पढ़ा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो मैट्रिक्स खुद आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं वो नेगेटिव आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब हमने ये वाली मैट्रिक्स ली और इसका ट्रांसपोज निकाला और वही मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और बात रही इस रूल की, तो इस रूल का यहाँ पर कोई यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आपको क्वेश्चन से भटकाने के लिए था। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होगा, ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमें क्वेश्चन पूछा है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 5। अब हमसे पूछा है कि इसका डोमेन क्या होगा। अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स जो फंक्शन है ये इसका जो डोमेन होता है -1 से +1 होता है। इसका डोमेन -1 से +1 होता है। तो बारी बारी से इसका मतलब ये वाली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होगी। मिनिमम वैल्यू ये -1 होगी क्योंकि इनवर्स वाले फंक्शन में एक तो सबसे मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होगी और एक होगी आपकी कॉस इनवर्स 1। तो हम इसी को लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 5 क्या होना चाहिए आपका, लेस और इक्वल 1, ग्रेटर इक्वल -1, यानी ये जो वैल्यू आपकी -1 के बराबर है उससे बड़ी या फिर 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां से अगर x की वैल्यू निकाल लें तो वो डोमेन हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 लेस और इक्वल 2x माइनस 5 लेस इक्वल 1। अब यहां से हमें 5 हटाना, तो हम दोनों टर्म में 5 ऐड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो यहां ऐड करेंगे 5 तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका लेस और इक्वल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां भी 5 ऐड किया, यहां भी 5 ऐड किया, यहां भी 5 ऐड किया क्योंकि तीनों आपकी इनइक्वालिटीज है। फिर यहां से 2 हटाना तो 2 से डिवाइड कर दो, यहां 4/2 कर दिया मैंने, लेस और इक्वल 2x/2 कर दिया, लेस इक्वल 6/2 कर दिया। अब आगे अगर हम देखें तो ये आपका 2 लेस और इक्वल x और लेस और इक्वल 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी x की वैल्यू 2 या 2 के बराबर उससे बड़ी हो या फिर 3 के बराबर हो या 3 से छोटी हो। तो इसका मतलब यहां पर इक्वल का साइन है तो 2 और 3 दोनों इस इंटरवल में इंक्लूड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x आपका इस इंटरवल से बिलोंग करेगा।
तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन आपका 2 और 3 हो जाएगा, वो भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां पर ये आपकी 2 के इक्वल भी वैल्यू है x की, और यहां पर 3 के इक्वल भी है, तो ये इंक्लूड होगी। तो इस तरह से आप इसका डोमेन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। हमें पता है, एक रूल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर ये M क्रॉस N टाइप की मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है MN है, तो इस B मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ N समथिंग X ले लो, क्योंकि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब होगी जब इसका कॉलम, इसके कॉलम्स का नंबर इसके रो के नंबर्स के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो दोनों, इन दोनों के बीच घटा दो, वो हमें M क्रॉस X वाली मैट्रिक्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है A, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास B, वो 2 क्रॉस 5 की है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों की कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जो मैट्रिक्स A B मिलेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो 4/5 की मिलेगी, 4/5 की मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंसेप्ट को अगर हम यहां यूज करें, तो मेरे पास ये जो पहली मैट्रिक्स है ये 3/1 की है, 3/1 की है। तो A मैट्रिक्स, इस A मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होनी है, और हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स मिलनी है, यानी कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 3 तो यहां से ये आ गया, पहले वाला, लास्ट वाला 3 इसके कॉलम से आया होगा। इसका मतलब यहां पर N क्रॉस 3 टाइप की मैट्रिक्स होगी ऑर्डर की, और यहां पर N क्या होना चाहिए, जो इसकी मल्टीप्लाई हो जाए इन दोनों मैट्रिक्स की। इसका मतलब यहां पर ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 टाइप की होनी चाहिए, तब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ये वाली मैट्रिक्स और एक A मैट्रिक्स जो है ये है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के रो और कॉलम सेम है बीच वाले, तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स जो मिलेगी 3/3 की मिलेगी। इसका मतलब A मैट्रिक्स का जो साइज हो जाएगा वो ऑर्डर 1 क्रॉस 3 होगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास क्या दिया हुआ है, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of a line L1 L2 respectively and theta is the acute angle between them। अब हमें क्या काम करना है, देखो हमारे पास कोई भी दो लाइन है, मैंने सिमेट्रिक फॉर्म बताई आपको पता भी होगा, x माइनस a अपॉन L y माइनस b अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस c अपॉन n, और x माइनस x1 अपॉन L1, इसे L2 ले लो, इसे L1 ले लिया, ये M1 N1, ये y माइनस y1 अपॉन M2 एंड z माइनस z1 अपॉन N2। ये दो हमारे पास लाइन है, क्योंकि उसने बोला है कि इसके डायरेक्शन रेशियो ये है, तो मैंने डायरेक्शन रेशियोज तो इसके बताए हुए ले लिए, और मैंने कोई भी पॉइंट अपने पास से ले लिया। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए देखो, इसका डायरेक्शन रेशियोज के जो है L1 M1 और N1 है पहली वाली लाइन के, दूसरी लाइन के L2 M2 और N2 है। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो इसका मतलब जो कॉस थीटा होगा हमारा, वो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 और N2। और आप सभी को पता है, इस cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 जाती है, तो नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है। अगर नेगेटिव वैल्यूज की बात आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू कब आएंगी, जब आपका थीटा जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी 90 से बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अगर 90 तक है, 0 से 90 तक है cos थीटा की वैल्यू, 0 से 90 तक है, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एक्यूट एंगल होना चाहिए होगा वो। तो इसने पहले ही कहा है कि ये जो थीटा होगा आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आएगी तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इसे पॉजिटिव कब बनाया जा सकता है, तो हम इसे यहाँ पर अगर मॉड लगा दें, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी वैल्यू अगर अंदर से नेगेटिव होगी तो वो भी पॉजिटिव निकल कर आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, तो आपका cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर मेरे पास वही पिछली लाइन है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये तो एंगल फाइंड करा हमने, ठीक है, पैरेलल होंगी तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन N2, सॉरी M1 अपॉन M2
इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, दोनों तीनों का इक्वल होगा, इसका रेशियो ये सेम होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम यहां लगाएं, हमसे क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन L1 एंड L2, वो हमें गिवन है 12 -3 एंड 9। इसके डायरेक्शन रेशियोज ये है पहली लाइन के, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 4 Q एंड -P। इसे L1 M1 N1 मान लूं, इसे L2 M2 N2 मान लूं, तो इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज को मान सकते हैं। अब इसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर विच द L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर रेस्पेक्टिवली, सॉरी पैरेलल रेस्पेक्टिवली। पैरेलल होंगी तो इसका मतलब 12 का रेशियो इस 4 के साथ, -3 का रेशियो इस Q के साथ और 9 का रेशियो इस -P के साथ सेम होगा। किन्हीं भी दो टर्म्स को हम इक्वल ले लेते हैं। पहले मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल लूंगा, तो इसका मतलब 12/4 इक्वल्स टू -3/Q। 4 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये आपका Q इक्वल्स टू -3/3 विच इज Q इक्वल्स टू -1। Q की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब पहला और लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं हम दोनों, ये वाले। तो 12/4 इक्वल्स टू 9/-P। 4 से ये 3 टाइम और 3 से ये 3 टाइम, इसका मतलब P की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। तो P की वैल्यू -3 एंड Q की वैल्यू -1, तो इसका आंसर -3 -1 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। ऐसे ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।